तो नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम करण अनुरागी है और मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो जैसा कि आप लोग पहले भी मेरे से पढ़ चुके हैं, तो अपन शुरू से इतिहास को लेके चल रहे हैं। कैसे इतिहास की उत्पत्ति होती है अपन ने सब कुछ देखा, इतिहास की परिभाषा देखी, उसके जनक कौन है, ठीक है, और फिर इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है अपन सब कुछ देख चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। ठीक है, मतलब इसका यह है कि प्राचीन जो इतिहास हमारा रहा है उसको हम कैसे जान सकते हैं, किन किन स्रोतों से जान सकते हैं, है ना। तो ये आज का अपना टॉपिक है, इसी को अपन आज कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा देखो, इसके 3 स्रोत होते हैं। पहला जो बच्चों अपना होता है वो होता है साहित्यिक स्रोत। क्या होता है बच्चों? साहित्यिक स्रोत। ठीक है, दूसरे नंबर पे अपना आता है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत मतलब जो लोग विदेश से आए हैं घूमने भारत में, उस समय उन्होंने क्या क्या देखा, है ना, क्या क्या अपना मत रखा, वो इसमें देखते हैं अपन। ठीक है, तीसरा बेटा आता है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों में पहला क्या होगा अपना? साहित्यिक स्रोत। दूसरा हो गया विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। ठीक है, जो विदेशी आए उन्होंने जो देखा सुना समझा वो अपने एक वृत्तांत में लिखा है ना। तीसरा हो गया अपना पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, इसके अंदर जो अपने आते हैं बेटा वो 2 चीजें आती हैं। मैं आपको एक फॉर्मेट बना रहा हूं अभी, है ना। फॉर्मेट से अपन पहले समझेंगे कैसे अपन को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना। तो इसका एक सीक्वेंस होता है, मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं, है ना। तो इसके 2 आते हैं, एक होता है बेटा ब्राह्मण, ब्राह्मण और वैदिक साहित्य। क्या होता है? ब्राह्मण और वैदिक साहित्य। एक होता है अपना बेटा ब्राह्मणोत्तर। ठीक है, इसके अंदर अपने आते हैं यूनानी यात्री। राइटिंग समझ में नहीं आया तो मेरे को बता देना, है ना। यूनानी यात्री। दूसरे नंबर पे आते हैं बेटा चीनी यात्री। तीसरे नंबर पे आते हैं बेटा तिब्बती। ठीक है, और चौथे नंबर पे आते हैं अरबी। ठीक है, मतलब यूनान से जैसे हेरोडोटस आया था, उसने अपना यात्रा वृत्तांत दिया। ठीक है, हेरोडोटस की पुस्तक क्या थी? हिस्टोरिका। उसने हिस्टोरिका में बताया है कि क्या भारतीय इतिहास रहा है उस समय, क्या कुछ भारत में रहा। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं चीनी यात्री। चीनी यात्रियों में बेटा फायान, हैंसांग, ये लोग भारत में रहे, इन्होंने यहाँ अध्ययन किया, नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना, है ना, विक्रमशिला, इसमें ये रहे हैं, है ना। तो उनके मतलब उस काल में जो उन्होंने देखा सुना वो अपनी एक एक पुस्तक लिखी, उसमें सब कुछ दिया, वो होते हैं उनके यात्रा वृत्तांत। ठीक है, और तिब्बती जैसे बौद्ध लामा, तारानाथ, ये लोग श्रीलंका से आए, है ना, तिब्बत से आए, तो उन्होंने अपना जो यात्रा वृत्तांत बताया वो इसमें आता है। अरबी जैसे सुलेमान, वो आया, उसने कुछ देखा, उसने बताया, जैसे भारत में क्या क्या है, भौगोलिक दशाएं वगैरह, ये सब उन्होंने बताई। ये उनकी यात्रा वृत्तांत होते हैं, है ना, जो इतिहास जानने में हमें मतलब सहायता करते हैं, मदद करते हैं, है ना। और इसमें बेटा आ जाता है अपना सिक्के। सिक्के, भवन, स्मारक,
ये स्मारक लिखा है ना, अभिलेख, ठीक है, इसमें आ जाएगा अभिलेख। और सबसे इंपॉर्टेंट बर्तन और मृत भांड। मृत भांड जानते हैं आप लोग क्या होता है? मृत भांड वो होते हैं जो पुराने बर्तन होते हैं ना अपने, है ना, उनमें ऐसे बड़े बड़े जो मिट्टी के बने हुए बर्तन होते हैं, है ना, उनमें कुछ रखा जाता है, जैसे आज के अपने बड़े बड़े बर्तन रहते उसमें मिट्टी के बने हुए, उसमें गेहूं वगैरह रख लेते, वैसे उस टाइम मृत भांड हुआ करते थे, ठीक है। ये प्राचीन काल में जो बर्तन बनाए गए हैं सिंधु सभ्यता में, उसकी बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो ये होता है, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों में सबसे पहले क्या आता है? साहित्यिक स्रोत। उसके बाद आता है बच्चा विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, जो उन्होंने देखा, सुना, समझा, वो लिखा है। तीसरे नंबर पे आते हैं पुरातात्विक स्रोत, जो खुदाई से, ठीक है, खुदाई से और उस जगह का परीक्षण करके मिले हैं, जैसे सिक्के, भवन, स्मारक, अभिलेख, है ना, और बर्तन, मृतभांड, ठीक है, ये हो गया। अब बेटा इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आते हैं वेद, ठीक है, फिर आएगा इसके अंदर उपनिषद, वो ब्राह्मण ग्रंथ लिख लेते पहले, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। उसके बाद आएगा बच्चों आरंडक, ठीक है। उसके बाद बच्चों आएगा उपनिषद, ठीक है। उपनिषद के बाद आएगा बच्चों वेदांग, ठीक है। उसके बाद आएगा बच्चों क्या? महाकाव्य। उसके बाद आएगा बच्चों पुराण। उसके बाद आएगा क्या? स्मृति, ठीक है। क्या क्या आता है अपना? ब्राह्मण वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, सबसे पहले वेद आएगा, फिर आएगा ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, फिर आएगा बेटा आरंडक, फिर आएगा अपना उपनिषद, फिर आएगा अपना वेदांग, फिर आएगा अपना महाकाव्य, फिर आएगा पुराण, उसके बाद स्मृति, और फिर सूत्र साहित्य होते हैं लास्ट में। यार इसको अब कहां लिख दूं मैं? यहां लिख देता हूं, सूत्र साहित्य, ठीक है। अपन को इसके अंदर ब्राह्मण वैदिक साहित्य के अंदर इतनी चीजें पढ़ना है ना। और इसके अंदर बच्चों क्या आ जाता है? ये ब्राह्मणोत्तर लिखा ना मैंने, इसके अंदर आ जाता है बौद्ध साहित्य, ठीक है, और जैन साहित्य, ठीक है। ब्राह्मण वैदिक साहित्य के अंतर्गत आपको पता है वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, पुराण, स्मृति और सूत्र साहित्य। ब्राह्मणोत्तर के अंदर क्या आ जाएगा? बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, ठीक है, ये दो चीज आएंगी, ठीक है। ये पोर्शन अपना इतने में कवर हो जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताई थी विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में क्या क्या आता है, ठीक है। यूनानी यात्री आए, चीनी यात्री आए, अरबी आए, तिब्बती आए, इनमें से उन्होंने अपना एक एक यात्री भेजा, जैसे इसमें भेजा मैंने बताया हेरोडोटस, है ना। इसमें अपन चीनी यात्री में हैंसांग ले लो या फायान ले लो, ठीक है। तिब्बती में अपन तारानाथ बौद्ध लामा हो गया, अरबी में सुलेमान हो गया, ठीक है। और ये खुदाई जो हुई है अपनी पुरातत्ववेत्ता जो होते हैं जिन्होंने खुदाई की, ठीक है, इसके जनक कौन थे? कनिंगम, ठीक है। तो उसमें सिक्के, भवन, अभिलेख और बर्तन, ये सब अपन इसको अंदर देखते हैं, ठीक है। ये मैंने एक चार्ट बना दिया बच्चों आपको कि मतलब इतनी चीजों से अपन भारतीय इतिहास को जानते हैं, ठीक है। भारतीय इतिहास को इतने स्रोतों से जाना जाता है, ठीक है, ये इसको जानने के स्रोत हैं, ठीक है। इस स्रोत के जरिए हम भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास को, जो प्राचीन बेटा बच्चों प्राचीन इतिहास जो अपना होता है वो लगभग पे चलता है ना, ये आप लोगों को पता ही होगा, है ना। ये अपना लगभग पे चलता है, इसकी कोई एक निश्चित डेट नहीं होती है, ठीक है। कुछ विद्वान में मतलब जो विद्वान रहते हैं उनमें उनके मतों में मतभेद होता है हमेशा, है ना। जैसे कार्बन 14 मैं आपको बता चुका हूं, आप लोग नहीं तो दूसरे बच्चे थे, कार्बन 14 विधि होती है, उसके जरिए तिथि निकाली जाती है। तो कोई वैज्ञानिक कोई तिथि निकाल रहा है, कोई वैज्ञानिक कोई तिथि निकाल रहा है, तो उन दोनों का क्या होता है, बीच का जो होता है एक मान के निकाल लिया जाता है, तो उसको अपन सही बोल देते हैं कि ये भाई सही है, ये डेट इसने निकाली, इसको लगभग मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा होता है।
तो ये अपना लगभग पे चलता है पूरा प्राचीन, ठीक है। उसके बाद जो डेटे क्लियर हुई है वो मध्यकाल से हुई है, मध्यकाल फिर अपना आधुनिक, ये डेटे इसकी बिल्कुल क्लियर है ना। तो ये अपन इस तरीके से पढ़ेंगे। तो आज जो अपन पढ़ेंगे सबसे पहले उठाएंगे अपन साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोतों में भी क्या उठाएंगे बेटा, ब्राह्मण वैदिक साहित्य, और ब्राह्मण वैदिक साहित्य में अपन पढ़ेंगे आज वेद। ओके, ये था मेरे समझाने का पूरा मतलब, है ना। मेरा क्या है बेटा, मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ाता हूँ आपको, बिल्कुल शुरू से। मैं आता तो मैं बोलता 3 पार्टों में बटा है, चलिए चलिए देखते हैं वेद, ऐसे बोल सकता था, ठीक है। वेद अपन सीधा वेद चालू कर देते, लेकिन वेद कैसे कैसे हुआ, सबसे पहले आया क्या, है ना, कैसे क्या हुआ, ये भी तो बताना जरूरी नहीं था। आप लोगों को कैसे समझ में आएगा बताओ। तो इसलिए मैंने इतना ये सब आपको एक फॉर्मेट बनवाया है, ठीक है। इस फॉर्मेट के जरिए अपन देखते हैं कि अब अपन को पढ़ना क्या है, ये, ठीक है। ये नोट्स बनाने का बेटा तरीका होता है ना। नोट्स अपन जब बनाते हैं तो अपन इसको ऐसे ही बनाते हैं, एक लेंथी नोट, डिटेल में नोट्स जो होता है कैसे बनाते हैं, जैसा मैंने अभी फॉर्मेट बनाया, पहले ये फॉर्मेट बनाएंगे फिर इस पे अपन काम करेंगे, है ना। तो अब ये हो गया, क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, कुछ समझना हो कुछ बताना हो तो मेरे को बताओ, मैं अभी क्लियर कर दूंगा उसको। नहीं है ना कोई डाउट, आ गया ना सब समझ में, है ना। राइटिंग वगैरह में जो दिक्कत हो तो बेटा पूछ लेना, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत जाती है मेरे को लिखने में। ऐड करते हैं अपन इसको, है ना। चलिए ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, और इसमें भी बेटा क्या पढ़ेंगे, ब्राह्मण वैदिक साहित्य, ठीक है। अब इसमें बेटा जो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या आता है, वेद, ठीक है। तो अपन आज वेद पढ़ेंगे, वेद के क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या इसका मतलब होता है, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है बेटा, क्या लिख दिया मैंने, ज्ञान। वेद का अर्थ होता है बेटा ज्ञान, ठीक है, ठीक है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। अब इसकी एक परिभाषा होती है वेद की, ठीक है, मैं लिख रहा हूं। परिभाषा है वेद किसे कहते हैं, ठीक है। तो आर्यों के प्राचीनतम, थोड़ा छोटा लिखता हूं, है ना, आर्यों के प्राचीनतम एवं वैदिक काल, आर्यों के प्राचीनतम एवं वैदिक काल के राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक, ठीक है। आर्यों के प्राचीनतम एवं वैदिक काल के, ठीक है, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति की महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है। क्या बोला मैंने, आर्य, आर्यों के प्राचीनतम में वैदिक काल की, मतलब उस टाइम जो आर्य थे, आर्य पता है आप लोगों को कौन थे, आर्य, आर्य मध्य एशिया से आए हुए लोग थे, ठीक है।
समथिंग ये आए थे 1500 ईसा पूर्व। कितना आए थे? 1500 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व आर्यों का आगमन हुआ। ठीक है, आर्य का मतलब बेटा होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या उत्कर्ष, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ या उत्कृष्ट, ये आर्य का मतलब है। ये लोग अपने आप को बहुत श्रेष्ठ और उत्कृष्ट मानते थे। ठीक है, तो इनके वेदों से अपन को इनकी जानकारी मिलती है, इनके राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है, सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। ठीक है, और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है, और आर्थिक। ठीक है, ये किस स्थिति में रहे, इन्होंने क्या किया, इस सब की जानकारी अपन को वेदों से मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अपन को ऐड ऑन कर लेते हैं इसको। ठीक है, और इन्होंने मतलब आर्य ऐसे थे, इन्होंने मतलब एक हिसाब से कहा जाता है कि ये मध्य एशिया में आकर पंजाब और सरस्वती जो नदी थी ना, उसके किनारे रहने लगे थे। ठीक है, पहले की जो सभ्यताएं होती थी, ये कहाँ बसती थी? नदियों के किनारे, है ना। तो अब अपन देखते हैं, वेद की परिभाषा हो गई। ठीक है, अब वेद कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, एक फैक्ट और है बेटा, इसको अपन देखते हैं कि वेदों को वेदों को बेटा क्या क्या है? अपरोसे, इसका मतलब होता है ईश्वर कृत, मतलब वेदों को मनुष्य ने नहीं बनाया। ठीक है, किसी ने लिखा नहीं है, ये वेद हमें ईश्वरी देन है। ठीक है, ईश्वरी देन है, इनको वेदों ने बिल्कुल नहीं, मतलब वेदों को मनुष्य ने बिल्कुल नहीं बनाया है। अपरोसे को मतलब है कि मनुष्य, इसका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया है। ठीक है, ये ईश्वरी कृत है, ईश्वरी देन है वेद, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पता है इसके मतलब कौन है, मतलब संकलन करता वेद के, इसके संकलन करता है बेटा, संकलन करता ये है महर्षि वेद व्यास। आ गया याद? इसके संकलन करता है महर्षि वेद व्यास। इनका पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ये इनका बेटा पूरा नाम है। ठीक है, अब अपन वेद को शुरू करते हैं। वेद बेटा तीन चार प्रकार के होते हैं, सॉरी तीन नहीं चार। कौन कौन से होते हैं, कोई बताएगा? बताएगा कोई? वेद नहीं पता? नहीं पता? ऋग्वेद, देख उसको भी पता है, ऋग्वेद। ठीक है, उसके बाद क्या आता बेटा? यजुर्वेद। उसके बाद क्या आता है? सामवेद। अच्छा तुम लोग शर्मा क्यों रहे हो? लास्ट क्या है बेटा? राहुल, हमें लगता पढ़ते पढ़ते यहाँ पर सीख गया है सब कुछ। ठीक है, ठीक है, ये चार वेद होते हैं अपने, है ना। लेकिन ये चार वेदों में बेटा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आप लोगों ने अगर कहीं देखा हो या पढ़ा हो तो ये तीन वेद मिला के, कौन कौन से? ये तीन वेद, ये तीन वेद कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, इनको मिला के एक वर्ड कहा जाता है,
बोलते हैं यार उसको, वेदित्री। ये वर्ड, ठीक है, इनको मिलाकर वेदित्री कहा जाता है। इसको एक काम करते हैं अपन, पूरा ऊपर एक फॉर्मेट बनाते हैं ना, फिर समझ आएगा तुम लोगों को, अभी ऐसे नहीं आएगा। ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया और सामवेद हो गया। इनको मिला के बेटा कहा जाता है ऐसा वेदित्री। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है कि वेदित्री में कितने वेद आते हैं, ये क्वेश्चन बनता है, वेदित्री में कितने वेद आते हैं। तो अपन को क्या बताना है, ऋग्वेद आता है उसमें, यजुर्वेद आता है उसमें और सामवेद आता है। ठीक है, इन तीनों वेदों को मिला के वेदित्री कहा जाता है। अथर्ववेद बेटा अपना लास्ट में जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये है। अब अपन सबसे पहले किसको पढ़ेंगे बेटा, ऋग्वेद को। ठीक है, ऐड करते हैं अपन ऋग्वेद। ठीक है, तो इसको देखेंगे अपन। सबसे पहले इसमें रहता क्या है, इसमें बेटा अपने ऐसा है कि इसमें आएगा स्वर स्तुति प्रार्थना, स्वर स्तुति प्रार्थनाओं का क्रमबद्ध संकलन ऋग्वेद कहलाता है। क्या आएगा, स्वर या शास्वर भी कह सकते हैं, शास्वर स्तुति प्रार्थना, प्रार्थनाओं का क्रमबद्ध संकलन ऋग्वेद कहलाता है। ठीक है, ये बच्चों इसका पहला पॉइंट हो गया। इसमें क्या क्या होता है, इसमें शास्वर होते हैं, स्तुति होती है, किसी भगवान की स्तुति अपन कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। ठीक है, इनका एक क्रमबद्ध संकलन, जो क्रमबद्धता होती है कि सीक्वेंस में चलना, वो उसका संकलन ऋग्वेद कहलाता है। ठीक है, ये बेटा सबसे बड़ा और प्राचीन वेद है। क्या है बेटा, मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, बिल्कुल जो एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से बिल्कुल क्लियर आते हैं जो। ठीक है, ये सबसे बड़ा एवं प्राचीन सबसे बड़ा एवं प्राचीनतम वेद है। ठीक है, ये सबसे बड़ा प्राचीनतम वेद है। अब ये बड़ा क्यों है, मतलब कुछ तो रीजन होगा जो इसको सबसे बड़ा वेद कहा गया। क्योंकि बेटा इसमें 8 मंडल हैं। मंडल कितने हैं इसमें, 8 अष्टक, वो 10 मंडल है, सॉरी 8 अष्टक हैं। ठीक है, 8 अष्टक हो गया, और 1028 बेटा इसमें सूक्तियां हैं। 1028 क्या है इसमें, सूक्तियां। ठीक है, उसके बाद इसमें बेटा 10,552 ऋचाएं हैं। ठीक है, ये इसको सबसे बड़ा वेद बनाता है। क्या, 10 मंडल हैं, ठीक है, 8 अष्टक हैं इसमें, ठीक है, 1028 सूक्तियां हैं, ठीक है, और 10,552 क्या है इसमें, ऋचाएं हैं, जो इसको सबसे बड़ा वेद बनाती हैं। ठीक है, ये हो गया अपना। अब इसको अपन आगे ले चलते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब आएगा बेटा इसमें इसका जो उच्चारण करता होता है, इसके उच्चारण करता को बेटा होत्र, एक ऐसा लिखा जाता होत्र और एक होता होत्र।
अब जो भी इसमें से ठीक होता हो, ठीक है, ये दोनों ही कहा जाता है, कहीं कहीं होत्र भी लिख देते, कहीं कहीं ये राखी रकार लगी है ना ऐसे, तामे राखी रकार है ना, होत्र। इसके उच्चारणकर्ता को, जो इसको गाता है, जो इसको पढ़ता है, उसको क्या कहते हैं बेटा, होत्र। ये त्रा त्रिशूल का बना है। ठीक है, इसके उच्चारणकर्ता को होत्र कहते हैं। इसका बेटा एक उपवेद होता है, उपवेद। उपवेद कौन सा है इसका, आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या है बेटा, चिकित्सा से संबंधित। आयुर्वेद क्या है बच्चों, चिकित्सा से संबंधित। ठीक है, अब इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ भी होता है। ब्राह्मण ग्रंथ, उसका नाम है तैत्रेय। ये कुछ नया सा लग रहा होगा, है ना। देखो, सब वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अपने अपने आरंडक हैं, अपने अपने उपनिषद हैं। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों को मतलब बेटा ये होता है, ये हमें वेदों को सरल करता है। मतलब जो इसके ब्राह्मण ग्रंथ होंगे, जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ऐत्रेय। ठीक है, जो हमें ऋग्वेद में समझ में नहीं आएगा, वो हमें ऐत्रेय पढ़ने से, वो तैत्रेय, सॉरी ऐत्रेय कह रहा है, तैत्रेय पढ़ने से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसका एक ऐत्रेय भी है, तैत्रेय है, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं एक दूसरे में, है ना। तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्रेय। यार सॉरी यार बच्चों, इसका तैत्रेय नहीं होगा, इसका ऐत्रेय होगा। सॉरी, मैं क्या बोल रहा, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, ये आपको भी करेंगे, ऐसा नहीं कि मेरे को बस कर रहे हैं, आपको भी। ऐत्रेय, तैत्रेय, तैत्रीय, ठीक है, उसके बाद मांडूक, उसके बाद मुंडक, ये सब आपको मिक्स कर देंगे ये पूरा, है ना। इसका ऐत्रेय है, सॉरी माय मिस्टेक है ना, ऐत्रेय हो गया। ठीक है, इसका एक उपनिषद भी है। ठीक है, इसका बेटा उपनिषद कौशिकी होता है जहां तक, लेकिन इसी को मानते हैं, इसका ऐत्रेय ही इसका रहता है। ये मतलब मतभेद है इसमें भी, इसी को माना जाता है इसका, ऋग्वेद का। बाकी सबके अलग अलग हो जाते हैं, इसका इसी को माना जाता है। लेकिन कहीं कहीं ईस और कठ भी होते हैं। ठीक है, ईस और कठ, लेकिन वो यजुर्वेद में भी आते हैं। ठीक है, दोनों में एक सा हो जाएगा, इसमें इसका ऐत्रेय ही पढ़ते हैं अपन, है ना। ये मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ बिल्कुल सटीक है, इसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई अपने मन से बता रहा हूँ, है ना। जो भी है प्रमाणित है, बिल्कुल सही है ना। इसी को आप फॉलो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई आपको गलत नहीं कहेगा इसमें। ठीक है, तो ये अपना उपनिषद भी हो गया इसका। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन क्या क्या बचा, अपन ने क्या क्या देख लिया, थोड़ा बैक करके देख ले इसको। मतलब ये इसको स्वस्वर स्मृति प्रार्थना और क्रमबद्ध संकलन वेद, ऋग्वेद कहलाता है। ठीक है, सबसे बड़ा प्राचीनतम वेद है। ठीक है, इसमें 10 मंडल, 8 अष्टक और ये 1028 सूक्तियां और कितना है 10,552 ऋचाएं हैं, जो इसको सबसे बड़ा वेद बनाती हैं। ठीक है, इसकी उच्चारणकर्ता को बेटा क्या कहते हैं, होत्र। ठीक है, उपवेद क्या होता है, आयुर्वेद। आयुर्वेद किससे संबंधित होता है, चिकित्सा से। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है इसका, ऐत्रेय। ठीक है, उपनिषद भी ऐत्रेय ही पढ़ सकते हैं अपन। ठीक है, अब कुछ और होता है तो अपन वो इसको देख लेते हैं। ठीक है, वैसे और इसमें कुछ है नहीं है, लेकिन अब अपन इसमें जो अपन ने बेटा ये पढ़ा है ना, 10 मंडल, क्वेश्चन ये आ जाता है कि ऋग्वेद के 10 मंडलों का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो ये 10 मंडल बताए गए हैं ये क्या है। ठीक है, इन मंडलों के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन उसके पहले अपन को मंडल तो पढ़ने पड़ेंगे, जब तो वो फैक्ट मिलेंगे अपन को, है ना। तो अपन इसके मंडल देख लेते हैं अब, है जो इंपॉर्टेंट मंडल होंगे बेटा वही देखेंगे अपन, ज्यादा प्रपंच में अपन को पढ़ना नहीं है, जो एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं वही। ठीक है, 10 मंडल। ठीक है, अब 10 मंडल में बेटा जो है
इसका देखना, जो पहला और 10वां मंडल है वो प्राचीन है, मतलब प्राचीन नहीं, नवीन, ठीक है। पहला और 10वां मंडल जो है वो सबसे ज्यादा नवीन है। पहला एवं 10वां मंडल सबसे नवीन है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में बता दे रहा हूं, क्वेश्चन यहां से कैसा होता है। क्वेश्चन यहां से उठता है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे नवीन है, कौन से 2 मंडल सबसे नवीन है। ये अपना एसएससी, एमपीपीएससी, यूपीएससी सब में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा अपना पहला और 10वां मंडल है जो सबसे ज्यादा नवीन है, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई फालतू की चीज नहीं मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपना दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक। दूसरे से लेकर 7वां मंडल सबसे प्राचीन है बेटा, ये प्राचीन मंडल है, इसलिए इसको ऋषि मंडल, ऋषि मंडल कहते हैं। तो बच्चों क्या बताया मैंने, दूसरे से लेकर 7वां मंडल, जो दूसरे से 7वां मंडल है ये सबसे प्राचीन मंडल है, इस मंडल को क्या किया गया, ऋषि मंडल, ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें से ये बन जाएगा कि जो दूसरा 7वां मंडल है, दूसरे से लेकर 7वां मंडल, इसको क्या कहते हैं, तो अपन उसको क्या कहते हैं, ऋषि मंडल, ये इसका एक नाम है, ठीक है। अब जो तीसरा मंडल है इसका, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तीसरा मंडल इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी मैं आपको बता दूं। तीसरा मंडल की जो रचना की है वो विश्वामित्र द्वारा की गई है। रचना किसने की, विश्वामित्र, इनको तो जानते हो, राइट, विश्वामित्र, ठीक है। और इस मंडल में विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई है। राहुल यार वाकई में तू यार देख देख के कुल मतलब समझने लगा चीजों को, है। गायत्री मंत्र की रचना, ये तीसरा मंडल बेटा इस प्रकार इंपॉर्टेंट है। तीसरा मंडल एक तो विश्वामित्र ने लिखा है, रचा है, इसकी रचना की है, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख आया है, रचना या उल्लेख कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा तुम लोग बोर हो रहे हो क्या, देखो हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट ही है, ठीक है, जो आपको थोड़ा बोर करेगा, थोड़ा उसमें इंटरेस्ट जगाओ, है ना। इंटरेस्ट लाओगे तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो थोड़ा इंटरेस्ट लाओ, है ना। मैंने तो पीजी करके रखी है, उसमें तो मेरा क्या हाल हुआ होगा सोचा होगा आप लोगों ने, है ना, कभी सोच के देखना। खैर हिस्ट्री अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब आते हैं बेटा इसमें इंपॉर्टेंट जो है 7वां मंडल। इस बेटा 7वें मंडल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो दसराज युद्ध, ठीक है। दसराज युद्ध हुआ था इस मंडल में, 10 राज युद्ध का उल्लेख आया है। क्या हुआ था, दसराज युद्ध। अब दसराज युद्ध जो हुआ था उसका मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, उल्लेख का उल्लेख लिख देता हूं उल्लेख। ये दसराज युद्ध था क्या, ठीक है। दसराज युद्ध बेटा जो रावी नदी के तट पर, रावी नदी थी, रावी नदी के तट पर
रावी नदी के तट पर भरत कबीले के राजा का नाम है बेटा सुदास। भरत कबीले के राजा सुदास और 10 जनों भरत कबीले के राजा सुदास और 10 जनों के मध्य एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध हुआ था जिसमें राजा सुदास विजयी हुए। ठीक है, इसका उल्लेख बेटा कहाँ है? 7वें मंडल में। ठीक है, इसका उल्लेख अपन को मिलता है 7वें मंडल में, दशराज युद्ध का। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन 10वां मंडल। दसवें मंडल है बेटा, क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें अपन को जो देखा जाता है वर्ण व्यवस्था, इसमें वर्ण व्यवस्था का वर्णन, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। मतलब इसमें समाज को कैसे 4 वर्णों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसका वर्णन मिलता है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख या वर्णन मिलता है। ये बच्चों अपने हो गए पूरे मंडल कंप्लीट। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट देखिए अपन ने, ऐसा कुछ उसमें खास है नहीं, जो एग्जाम में आते हैं वही देखें। ठीक है, ये अपना ऋग्वेद हो गया कंप्लीट। ठीक है बच्चों, अब अपना दूसरा आता है यजुर्वेद। राहुल टाइम बता कितना हो गया? चलो इसको और अपन देख लेते हैं यजुर्वेद को। बेटा यजुर्वेद में यज्ञ, पशु बलि, ठीक है, धार्मिक कर्म कांड, क्या आता है इसमें? यज्ञ, पशु बलि, धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक कर्म कांडों का संकलन है। ठीक है, यजुर्वेद में क्या है बेटा अपना? यज्ञ, पशु बलि और धार्मिक कर्म कांडों का संकलन। इसका एक नाम और है, इसको कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। इसको कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। ठीक है, अब बेटा इसमें क्या है? इसमें 20 मंडल हैं, 20 मंडल और 2000 ऋचाएं हैं। ठीक है, इसमें बेटा क्या है? 20 मंडल और 2000 ऋचाएं हैं। ठीक है, और इसकी एक खास बात जो है बच्चों, ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। मतलब इसकी रचना गद्य में भी और पद्य में भी है। इसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, इसकी बेटा 2 भाग भी हैं।
इसके दो भाग हैं, अपन नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। दो भाग हैं, एक तो शुक्ल यजुर्वेद, एक होता है बेटा कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, इसके दो भाग हैं। ठीक है, इसकी रचना जो है वो बेटा है पद्य में, सॉरी इसकी रचना यार गद्य में है। इसकी रचना बेटा जो है वो पद्य में है, हाँ पद्य में, कंफ्यूज हो गया था। इसकी रचना जो है वो पद्य और गद्य दोनों में है। ठीक है, इसका बेटा जो उपवेद है, मतलब ये अब यहां से खत्म हो गया, इसका इतना ही है। ठीक है, इसको उपवेद, इसका उपवेद जो आता है वो है धनुर्वेद। इसका उपवेद बेटा जो है वो धनुर्वेद है। ठीक है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसमें बेटा ब्राह्मण ग्रंथ में एक काम करते हैं अपन, इसको यार थोड़ा सा यहां कर लेते हैं ना। ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसका बेटा शतपथ है, शतपथ। ठीक है, और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है कृष्ण यजुर्वेद का, इसका अपना ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्रीय। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैत्रेय। ठीक है, ये हो गया इसका तैत्रेय। उपनिषद, उपनिषद इसका देख लेते हैं। बच्चों इसका उपनिषद जो हो जाएंगे अपने, वो हो जाएंगे ईश, और एक हो जाएगा मैत्रायणी कठ। ठीक है, ये इसका उपनिषद हो जाएगा। बेटा जो इसको उच्चारण करता होता है उसको बोलते हैं अपन आदवी। ठीक है, ये इसका उच्चारण करता हो गया। ठीक है, ये अपना ऋग्वेद इतना ही में समाप्त हो जाता है। ठीक है, क्या क्या है अपन एक बार देख लेते हैं। यजुर्वेद में, ओ सॉरी ऋग्वेद बोल दिया मैंने, यजुर्वेद। यजुर्वेद में बेटा यज्ञ, पशु बलि, धार्मिक कर्मकांडों का संकलन है। ठीक है, इसको कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें 20 मंडल 2000 ऋचाएं हैं। ठीक है, इसकी रचना गद्य और पद्य, बेटा पद्य या गद्य, गद्य या पद्य दोनों कह लो, दोनों में हुई है। ठीक है, फिर इसमें दो भाग हैं इसके, एक होता है शुक्ल यजुर्वेद, एक होता है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, समझ रहे हैं। तो जो इसकी रचना है, ठीक है, इसकी रचना की गई बेटा पद्य में, इसकी और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसकी गद्य पद्य दोनों में है। अब गद्य पद्य मतलब जो पद्य जो होता है वो साधारण होता है बेटा, और जो गद्य होता है
उसमें लय छंद तो सब कुछ मतलब एक लयबद्ध तरीके से गायन शैली में होता है। ठीक है, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है बेटा वो क्या है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तो तैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, इसका उपवेद बेटा जो होता है वो धनुर्वेद होता है। क्या होता है, धनुर्वेद। और इसका उपनिषद जो है ईश और मैत्रायणी कट। ठीक है, ये इसका उपनिषद हो गया। इसका उच्चारण करता जो होता है, जो इसका उच्चारण करता है उसको अधवर्य ऐसे कुछ कहते हैं, क्या लिखा जो भी है, मतलब लिखा है वो देख लो आप। हाँ, अधवर्य ये कहते हैं। तो ये हो गया अपना यजुर्वेद। ठीक है, अब चूंकि क्लास का भी टाइम हो रहा है तो अपन इसको देखते हैं। दो वेद अपने बते, सामवेद और अथर्ववेद कल की क्लास में देखेंगे। ओके, तो बढ़िया है, जाओ एंजॉय करो। अभी क्या आपकी लोगों की क्लास होगी, वैसे एंजॉय नहीं करना है ना। ठीक है राहुल।